हेलो दोस्त, आज मैं आपके समक्ष महाराणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा का वीडियो लेकर आया हूं। उम्मीद है आप इसे पसंद करेंगे और लाइक सब्सक्राइब कर मुझे जानकारी देंगे कि मुझे पसंद आया। तो मैं इनके बारे में ही वीडियो आप लोग के समक्ष इसलिए लाया हूं कि देश में आज इनके ऊपर बहुत से ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो इस बहुत बड़े नायक को खलनायक की तरह बताया जा रहा है, लेकिन ये देश के बहुत बड़े नायक हैं। इन्होंने देश की जो सेवा की है, इन्होंने अपने देश के लिए अपने शरीर को भी नहीं समझा, अपने शरीर में 80 घाव खाकर भी अपने शरीर देश के लिए लड़ते रहे। और हमारे पूर्ववर्ती सरकारें भी ऐसी थीं कि देश के हीरो को, देश के नायक को, देश के वीरों को तरजीह न देकर, इनके इतिहास को न पढ़ाकर खलनायकों का इतिहास पढ़ाया गया। जो हमारे हीरो या हमारे आदर्श नहीं हो सकते, उनको पढ़ाया जा रहा है। चूंकि अब थोड़ा सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे देश के जो नायक, असली नायक हैं, उनका इतिहास फिर से लिखा जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैं अब वीडियो शुरू करता हूं। राणा सांगा, महाराणा संग्राम सिंह, इनकी राज 1509 से 1528 तक रही। उदयपुर में सिसोदिया राजपूत राजवंश के राजा थे और रायमल के सबसे छोटे पुत्र थे। महाराणा संग्राम सिंह महाराणा कुंभा के बाद सबसे प्रसिद्ध महाराजा थे, मेवाड़ में सबसे महत्वपूर्ण शासक। इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और उसके तहत राजपूताना के सभी राजाओं को संगठित भी किया। राणा रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में राणा सांगा मेवाड़ के महाराणा बन गए। राणा सांगा ने अन्य राजपूत सरदारों के साथ सत्ता का आयोजन किया। राणा सांगा ने मेवाड़ में 1509 से 1528 ईस्वी तक शासन किया, जो आज भारत के राजस्थान प्रदेश में स्थित है। राणा सांगा ने विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध सभी राजपूतों को एक किया। राणा सांगा सही मायनों में एक वीर योद्धा और शासक थे, जो अपनी वीरता और उदारता के लिए प्रसिद्ध हुए। इन्होंने दिल्ली, गुजरात और मालवा मुगल बादशाहों के आक्रमणों से अपने राज्य की रक्षा की। उस समय के वह सबसे शक्तिशाली राजा थे। फरवरी 1527 में खानवा के युद्ध से पूर्व बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने मुगल सम्राट बाबर की सेना को परास्त कर बयाना का किला जीत लिया। खानवा की लड़ाई में हसन खामेवाती राणा जी के सेनापति थे। युद्ध में राणा सांगा कहने पर राजपूत राजाओं ने पाती परंपरा का भी निर्वाह किया था। बयाना के युद्ध के पश्चात 16 मार्च 1527 ईस्वी में खानवा के मैदान में राणा सांगा घायल हो गए। ऐसी अवस्था में राणा सांगा जी को युद्ध मैदान से बाहर निकलना पड़ा और उनकी जगह उनके परम मित्र राजराणा राजा झाला ने ली। उन्होंने अपनी वीरता से दूसरों को प्रेरित किया। इनके शासनकाल में मेवाड़ अपनी समृद्धि के सर्वोच्च ऊंचाई पर था। एक धर्मपरायण राजा की तरह इन्होंने अपने राज्य की रक्षा तथा उन्नति की। राणा सांगा इतने वीर थे कि एक भुजा, एक आंख, एक टांग खोने, अनगिनत जख्मों के बावजूद उन्होंने अपना महान पराक्रम नहीं खोया। सुल्तान मोहम्मद शाह मांडू के युद्ध में हराने व बंदी बनाने के बाद उन्हें उनका राज पुनः उदारता के साथ सौंप दिया था। मोहम्मद शाह को इन्होंने कैद कर लिया था। यह उनकी बहादुरी को दर्शाता है। खानवा की लड़ाई में राणा जी को लगभग 80 घाव लगे थे। अतः राणा सांगा को सैनिकों का भगना अवशेष भी कहा जाता है। बाबर भी अपनी आत्मकथा में लिखता है कि राणा सांगा अपनी वीरता और तलवार के बल पर अत्यधिक शक्तिशाली हो गए थे। वास्तव में उनका राज चित्तौड़ में था। मांडू के सुल्तानों के राज के पतन के कारण उसने बहुत से स्थानों पर अधिकार कर लिया। उसका मुल्क 10 करोड़ की आमदनी का था। उनकी सेना में 1 लाख सवार थे। उसके साथ 7 राव और 104 छोटे सरदार थे। उसके 3 उत्तराधिकारी भी यदि वैसे वीर और जोग होते तो मुगलों का राज हिंदुस्तान में जमने न पाता। राणा रायमल के 4 पुत्रों में इनका प्रारंभिक स्थिति बता रहा हूं। पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल तथा राणा सांगा। 2 पुत्रियां थीं, एक जीवित पुत्री रही थी, आनंदीबाई। मेवाड़ के सिंहासन के लिए संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। एक भविष्यकर्ता के अनुसार राणा सांगा को मेवाड़ का शासक बताया जाता है। ऐसी में स्थिति में कुंवर पृथ्वीराज और जयमल अपने भाई राणा सांगा को मौत के घाट उतारना चाहते थे, परंतु सांगा किसी प्रकार यहां से बचकर अजमेर पलायन कर जाते हैं। तब सन 1509 में अजमेर के करमचंद सिंह पंवार की सहायता से राणा सांगा को मेवाड़ राज प्राप्त हुआ था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने संस्मरणों में
कई बार कहा है कि राणा सांगा भारत में सबसे शक्तिशाली शासक थे। जब उन्होंने इस पर आक्रमण किया और कहा कि उन्होंने अपनी वीरता और तलवार से अपने वर्तमान उच्च गौरव को प्राप्त किया। 80,000 घोड़े, उच्चतम श्रेणी के 7 राजा, 9 राव, 104 सरदारों और रावल 500 युद्ध हाथियों के साथ जुड़े। अपने चरम पर संघ युद्ध के मैदान में 100,000 राजपूतों का बल जुटा सकते थे। मालवा, गुजरात, लोधी सल्तनत की संयुक्त सेनाओं को हराने के बाद, मुसलमानों पर अपनी जीत के बाद वह उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बन गए थे। कहा जाता है कि सांगा ने 100 लड़ाइयां लड़ी थी और विभिन्न संघर्षों में उनकी आंख, हाथ और पैर खो गए थे। महाराणा सांगा ने सभी राजपूत राजों को संगठित किया और सभी राजपूत राजों को एक छत्र के नीचे लाया। उन्होंने सभी राजपूत राज्यों से संधि की और इस प्रकार महाराणा सांगा ने अपने साम्राज्य में उत्तर में पंजाब, सतलुज नदी से लेकर दक्षिण में मालवा को जीतकर नर्मदा नदी तक कर दिया। पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में बयाना, भरतपुर, ग्वालियर तक अपना राज विस्तार किया था। इस प्रकार मुस्लिम सुल्तानों की 150 वर्ष की सत्ता के पश्चात इतने बड़े क्षेत्रफल हिंदू साम्राज्य कायम हुआ। इतने बड़े क्षेत्रफल वाला हिंदू साम्राज्य दक्षिण में विजयनगर साम्राज्य ही था। दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी को खतौली व बाड़ी के युद्ध में 2 बार इन्होंने परास्त किया था। सोचिए, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए इनको बाबर का कोई जरूरत नहीं था। इन्होंने इब्राहिम लोदी को 2 बार हरा चुका था और गुजरात के सुल्तान को हराया, मेवाड़ की तरफ बढ़ने से रोक दिया। बाबर को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से राणा परास्त किया और बाबर से बयाना का दुर्ग जीत लिया। नहीं, खानवा का नहीं, बयाना के युद्ध में। इस प्रकार राणा सांगा ने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ दी। 16वीं शताब्दी के सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके शरीर पर 80 घाव थे। इनको हिंदू पद की उपाधि दी गई थी। इतिहास में इनकी गिनती महानायक और वीर के रूप में की जाती है। इन्होंने मालवा विजय का भी मैं आपके सामने रखता हूं। 1519 में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेनाओं के बीच राजस्थान में गागरोन एक जगह है, उसके निकट राणा सांगा के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। इनके साथ बहुत सारे राजपूत राजा थे। राजपूत संघ की जीत ने इन्हें चंदेरी किले के साथ साथ मालवा के अधिकांश हिस्सों पर अधिकार कर लिया। सिलवाड़ी और मेदिनी राय जैसे शक्तिशाली राजपूत नेताओं के समर्थन के कारण मालवा की विजय राणा सांगा के लिए आसान हो गई। मेदिनी राय ने चंदेरी को अपना राजधानी बनाया और राणा सांगा के एक विश्वसनीय जागीरदार बन गया। राणा सांगा चित्तौड़ से एक बड़ी सेना के साथ राव मेड़मदेव के अधीन राठौरों द्वारा प्रबलित और महमूद खिलजी द्वितीय से गुजरात स्फिलियों के साथ आसफ खान से मिला। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, राजपूत घुड़सवार सेना ने गुजरात कैवलरी के माध्यम से एक भयंकर हमला किया। कुछ अवशेष तो बिखरने से बचे। राजपूत घुड़सवार गुजरात के सुदृढ़ीकरण को पार करने के बाद मालवा सेना की ओर बढ़े। सुल्तान की सेना राजपूत घुड़सवार का सामना करने में अक्षम थी और असमर्थ थी और बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उनके अधिकांश सेना मारे गए, अधिकारी मारे, सेना का लगभग सर्वनाश हो गया। आसफ खान के बेटों को मार दिया गया था। खुद आसफ खान ने उड़ान में सुरक्षा की मांग की थी। सुल्तान महमूद घायल अवस्था में कैद किया गया। मालवा में जीत और हिंदू शासन को बहाल करने को सांगा ने शाह के क्षेत्र के हिंदुओं से जजिया कर हटाने का आदेश दिया था। ईडा राज के उत्तराधिकारी के सवाल पर भी गुजरात के सुल्तान राणा ने कट्टर दावेदारों का समर्थन किया। 1520 में राणा ने ईडर सिंहासन पर रायमल की स्थापना की, जिनके साथ मुजफ्फर शाह ने अपने सहयोगी बारमल को स्थापित करने के लिए एक सेना भेजी। सांगा खुद ईडर पहुंचे और सुल्तान की सेना को पीछे कर दिया गया। राणा ने गुजराती सेना का पीछा किया। अहमदाबाद के रूप में सुल्तान की सेना का पीछा करते हुए गुजरात के अहमदनगर और 20 नगर शहरों को जीत लिया। अब बताते हैं, इब्राहिम लोदी ने अपने क्षेत्र पर संघ द्वारा अतिक्रमण की खबरें सुनने के बाद एक सेना तैयार की और 1517 में मेवाड़ के खिलाफ मार्च किया। राणा अपनी सेना के साथ राणा लोदी की सीमाओं पर खतौली में लोदी से मिले और खतौली में आगामी लड़ाई में लोदी सेना को गंभीर चोट लगी। लोदी सेना बुरी तरह परास्त होकर भाग निकली। एक लोदी राजकुमार को पकड़ लिया गया और कैद कर लिया गया। इब्राहिम लोदी ने हार का बदला लेने के लिए अपने सेनापति मियाँ माखन के तहत एक और सेना कुछ दिन के बाद 1518 ईस्वी में भेजी। लोदी सेना को फिर परास्त किया और लोदी को बयाना तक पीछा किया। इन विजयों के बाद सांगा ने आगरा के लोदी की राजधानी के भीतर फतेहपुर सीकरी तक का इलाका खाली करवा लिया। मालवा के सभी हिस्सों को जो मालवा सुल्तानों ने लोदियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, को चंदेरी सहित संघ द्वारा रद्द कर दिया गया था। इन्होंने चंदेरी को मेदिनी राय को दे दिया।
अब बात आती है मुगलों से संघर्ष की। तो बाबर धीरे धीरे छोटी छोटी सल्तनतों को अपने कब्जे में लेने लग गया था एवं भारत को पूर्ण रूप से मुगलिया सल्तनत में बदल देना चाहता था। 1526 को बाबर ने 5वीं बार भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया और उसे मार डाला। लोधी को मार ही डाला। युद्ध के बाद इस तरह के हमारे हिंदू राजा भी या राजपूत राजा भी करते कि पकड़ लेने के बाद मार डालते, छोड़ते नहीं, तो आज भारत का इतिहास अलग ही होता। पृथ्वीराज ने भी मोहम्मद गोरी को छोड़ दिया। महाराणा प्रताप ने भी कितने मलेच्छों को हराया और छोड़ दिया। राणा सांगा ने भी कितनों को हराया, छोड़ दिया। युद्ध के बाद संघ ने पृथ्वीराज कछवाहा के बाद पहली बार कई राजपूत वंशों को एकजुट किया और 100 राजपूतों की एक सेना बनाई और आगरा के लिए प्रस्थान किया। राणा सांगा ने पारंपरिक तरीके से लड़ते हुए मुगल रैंकों पर आरोप लगाया। उनकी सेना को बड़ी संख्या में मुगल बाहुबलियों द्वारा गोली मार दी गई थी। चूंकि इनके पास तलवार और भाले थे, तीर थे, लेकिन मुगलों के पास बड़े बड़े तोप और बंदूकें थीं और उन्होंने इस तरह से इंतजाम किया था कि राजपूत सेना इस तरह की आवाज़ उन्होंने निकालना शुरू किया कि राजपूत सेना के घोड़ों और हाथियों के बीच भय पैदा कर दिया, जिससे वे अपने स्वयं के लोगों को रोकने लगे। राणा सांगा को मुगल केंद्र पर आक्रमण करना असंभव लग रहा था। उसने अपने आदमियों को मुगल गुटों पर हमला करने का आदेश दिया। दोनों गुटों में 3 घंटे तक लड़ाई जारी रही। इस दौरान मुगलों ने राजपूत राजाओं पर कस्तूरी और तीर से फायर किया, जबकि राजपूतों ने केवल करीबियों में यानी तलवार से जवाबी कार्रवाई की। पैगन सैनिकों को बैंड के बाद बैंड ने अपने पुरुषों की मदद के लिए एक दूसरे का अनुसरण किया, इसलिए हमने अपनी बारी में टुकड़ी टुकड़ी इस तरफ हमारे लाखों विमानों को मजबूर करने के लिए भेजा। बाबर ने अपने प्रसिद्ध तालकामा या पीनिस आंदोलन का उपयोग करने के प्रयास किए, हालांकि इसके लोग इसे पूरा करने में असमर्थ थे। 2 बार उन्होंने राजपूतों को पीछे धकेल दिया, लेकिन राजपूत घुड़सवारों के अथक हमलों के कारण वह अपने जगह से पीछे हटने के लिए मजबूर हो गए। इसी समय रायसेन के एक सिलहदी ने राजा था जो महाराणा की सेना में शामिल था। राणा की सेना को छोड़ दिया और बाबर के सेना के पास चला गया। सिलहदी के दल बदल ने राणा को अपनी योजनाओं को बदलने और नए आदेश जारी करने के लिए मजबूर किया। इसी दौरान राणा को एक सिर में तीर लग गया और वह बेहोश हो गए, जिससे राजपूत सेना में भ्रम पैदा हो गया और थोड़े समय के लिए लड़ाई में खामोशी आ गई। बाबर ने अपने संस्मरणों में इस घटना को 1 घंटे के लिए अर्जित किए गए काफिरों के बीच की बात कहकर लिखा है। एक सरदार ने राणा के रूप में काम किया और राजपूत सेना का नेतृत्व किया, जबकि राणा अपने भरोसेमंद लोगों के एक समूह द्वारा सुरक्षित रखे गए थे। एक गरीब जनरल साबित हुआ कि वो जो झालर राजा थे वो पूरा अपनी शक्ति से लड़ रहे थे, लेकिन उनको उस तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा था। राजपूतों ने अपने हमलों को जारी रखा, लेकिन मुगल फ्लैक्स को तोड़ने में विफल रहे और उनका केंद्र गढ़वाल के खिलाफ कुछ भी करने में असमर्थ था। चूंकि मुगल जो थे तोप से लड़ रहे थे और तोप के आगे उन्होंने बड़ी बड़ी खाइयाँ खोद रखी थी और उन्होंने तोप के आगे बैलगाड़ी खड़े कर दिए थे और उसके पीछे बंदूकची रखे थे। तो इस तरह से मुगलों द्वारा सामने से युद्ध न करके बंदूकों और गोलियों और तोप के गोलों से युद्ध लड़ा गया था, जबकि हमारे महाराणा के पास क्या था? तीर धनुष और तलवारें और भाले। तो महाराणा चूंकि इतना आधुनिक शस्त्र को इंतजाम नहीं कर पाए थे और बाबर ने पूरे आधुनिक शस्त्रों का उपयोग किया था इस युद्ध में। तो फिर भी महाराणा ने डटकर मुकाबला किया और फिर भी महाराणा वहाँ से निकलकर एक रणथंभौर चले गए थे और वहाँ उन्होंने प्रतिज्ञा की कि बाबर को बिना हराए मैं मेवाड़ नहीं जाऊंगा और पगड़ी नहीं बांधूंगा। तो ये इसके बाद की कहानी और अलग है। तो मैं वीडियो अब यहीं तक रखता हूँ। तो आपको कैसा लगा? आप वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको ये वीडियो कैसा लगा।